नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है पॉलिटिक्स टू द पॉइंट में। 9 जून 2025 को नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे किए। 2014 में भारी जनादेश के साथ सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रमुख नेता नरेंद्र मोदी ने देश को अच्छे दिन का वादा किया। तब देश के सामने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और सुरक्षा जैसे मुद्दे प्रमुख थे। 2014 से लेकर 2025 तक का यह सफर कैसा रहा? क्या वादे पूरे हुए? क्या देश तरक्की की ओर बढ़ा या वादों की आड़ में आम जनता के लिए जीवन और कठिन हुआ? इस विश्लेषण में हम इन्हीं बिंदुओं की पड़ताल करेंगे। तथ्यों, आंकड़ों और जन भावनाओं को ध्यान में रख 2014 के चुनावों में नरेंद्र मोदी का सबसे चर्चित वादा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां, यानी 11 सालों में लगभग 22 करोड़ नौकरियों का निर्माण हो जाना चाहिए था। क्या हुआ? इस वादे पर आज न तो सरकार कोई चर्चा करती और ना ही कोई ऐसी रिपोर्ट है जो इसके पूरा होने की पुष्टि करती है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा पीएफ रजिस्ट्रेशन जैसे आंकड़ों को बीच बीच में पेश किया गया। ये युवाओं को रोजगार मिल रहा है, पर इसमें भी संशय था, क्योंकि ये आंकड़े स्पष्ट नहीं करते थे कि ये नौकरियां स्थायी हैं या अस्थायी, स्वरोजगार था या नौकरी। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ की रिपोर्ट तक को रोक दिया और कई सवालों से बचती रही। कई विशेषज्ञों ने इसे भ्रमित करने वाली सूचनाएं भी बताया। ईपीएफओ के आंकड़े भी 2 करोड़ नौकरी की पुष्टि नहीं कर पाए। 2014 में नरेंद्र मोदी ने महंगाई के मुद्दे पर तीखे हमले किए थे। तत्कालीन यूपीए सरकार, प्याज, टमाटर हो, तेल की कीमतें हो, ये चुनावी बहस में मुख्य भूमिका निभाती थी। लेकिन आज 2025 में खाद्य वस्तुओं, एलपीजी, दवाइयों, बिजली, स्कूल फीस और किराए की लागत में जबरदस्त वृद्धि हुई है, या मैं यूं कहूं अप्रत्याशित वृद्धि। महंगाई दर कभी कभार सरकार के मुताबिक नियंत्रण में रही, पर वास्तविक जीवन में आम आदमी की जेब हमेशा हल्की होती रही। सब्जियों से लेकर सिलेंडर तक हर वस्तु आज आम वर्ग के बजट से बाहर होती जा रही है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था, जब रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है। तब डॉलर लगभग 50 या 60 रुपए के आसपास था। 2025 तक यह 80 से 90 रुपए पर चला गया। यह लगभग 50% से ज्यादा की और गिरावट है। यानी क्या देश की साख नरेंद्र मोदी जी की सरकार में और गिर गई? सवाल है। मुद्रा की ताकत किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का संकेतक होती है। लगातार गिरता रुपया देश की अर्थव्यवस्था की वैश्विक स्थिति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता। 2014 में कच्चे तेल की कीमतें वैश्विक बाजार में ऊंची ऊंची मतलब महंगी थी, पर मोदी सरकार ने वादा किया था कि वह जनता को राहत देगी। लेकिन जैसे जैसे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटी, तब भी देश में मोदी सरकार ने तेल की कीमतों में बढ़ोतरी करते गए। एलपीजी सिलेंडर में जो सब्सिडी मिलती थी वह खत्म कर दी गई। गैस सिलेंडर की कीमतें भी लगभग 1000 रुपए के आसपास चली गई थी। पेट्रोल और डीजल के दामों में बार बार मूल्य वृद्धि की गई, जिससे आम आदमी और मध्यम वर्ग की कमर टूट गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भले कच्चा तेल सस्ता हो, लेकिन यहाँ दाम वही बने रहे, यानी सरकार मुनाफा वसूली में लगी। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ कुछ साहसिक कदम जरूर उठाए। उरी और पुलवामा हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक ने दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास कराया था। तारीफे काबिल कदम उठाया गया। यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार का रुख जो है वो स्पष्ट, सख्त और प्रभावी। हालांकि पहले मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर उम्मीदें थी, जैसे नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी जो जैसे आयोजन हुए, परंतु धीरे धीरे भारत अपने पुराने रणनीतिक और पारंपरिक मित्रों से दूर होता चला गया, ऐसा प्रतीत होता है। हाल ही में रूस का पाकिस्तान के साथ जो समझौता हुआ, वहीं चीन का नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, भूटान और पाकिस्तान में बढ़ता प्रभाव, सब इस ओर संकेत करते हैं कि हमारी कूटनीति सीमित होती जा रही है या सवालों के घेरे पे है। हमारे पड़ोसी राज्यों पर चीन का दखल बढ़ता जा रहा है, देशों पर। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति एक मजबूत राष्ट्र की बजाय संतुलन साधने वाला देश बन गई हो, ऐसा प्रतीत हो। 2014 में भारत पर लगभग 55 लाख करोड़ का कुल कर्ज था। 2025 तक यह आंकड़ा 2023 या 24 तक 150 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो चुका था। यह लगभग 3 गुना की वृद्धि, यानी हमारे देश पे कर्ज बढ़ता जा रहा। राजकोषीय घाटा लगा
सरकार ने इसे पूर्ति करने के लिए बॉन्ड, विदेशी निवेश और टैक्स बढ़ोतरी का सहारा लिया और भी कई कदम उठाए। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ा, महंगाई बढ़ी, सुविधाएं जो है मिलना प्रभावित हुई, या मिली तो महंगी कीमतों पर मिली। कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, पर भारत में यह संकट सरकारी कुप्रबंधन का उदाहरण बन गया। ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में बिस्तरों की किल्लत, रेमडेसिविर जैसी दवाओं की कालाबाजारी, सब ने सरकार की तैयारी और संवेदनशीलता पर सवाल खड़े किए, उनकी एफिशिएंसी पर भी सवाल खड़े। पीएम केयर्स फंड की उस समय स्थापना की गई। इसकी पारदर्शिता पर भी सवाल उठे, कितने पैसे आए, कहां खर्च हुए, कोई स्पष्ट रिपोर्ट सामने नहीं आई। आरटीआई में भी शायद पीएम केयर्स फंड की जानकारी नहीं दी जा रही। अब मैं बात रेलवे की कर लूं कि रेलवे पहले आम लोगों की सरकार सवारी कही जाती थी, परंतु अभी यह धारणा तेजी से बदल रही है। स्लीपर कोच और जनरल कोच जो है वो कम कर दिए गए हैं, किराया बढ़ा दिया गया, और ट्रेनों को सुपरफास्ट, सिर्फ सुपरफास्ट घोषित करके, नंबर चेंज करके उनका किराया बढ़ा दिया गया, यानी आम यात्री पर महंगाई की मार। हवाई चप्पल वालों को हवा में सफर कराना, हवाई जहाज का सफर कराने की दावा करने वाले नरेंद्र मोदी रेलवे में भी शायद सस्ती टिकट उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। वहीं सीनियर सिटीजन को मिलने वाली रियायतें भी बंद कर दी गई, दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है और संरक्षा से जुड़े पदों में भर्ती लगभग ठप सी है या कम है। मार्गों का विकास तेज हुआ, एक्सप्रेसवे और 4 लेन निर्माण के क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धियां उल्लेखनीय है, लेकिन साथ ही टोल टैक्स की ऊंची दरों ने आम नागरिकों के लिए इन सड़कों पर चलना महंगा बना दिया है। लोगों में आक्रोश है। बिना विकल्प के टोल वसूली को अनिवार्य किया गया है। टोल हटाने के कोई संकेत फिलहाल मोदी सरकार ने नहीं दिए हैं, जो भविष्य में विरोध का कारण बन सकता है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का दावा करने वाली मोदी सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को भी कमजोर किया है। इनमें जो हाल पिछले कुछ सालों में बदलाव किए गए हैं वह दर्शाते हैं कि यह एक प्रकार से अधिनियम को कमजोर करने का प्रयास। सभी जांचों का लक्ष्य केवल विपक्षी दल बनते गए। भाजपा के नेताओं के ऊपर आरोपों की जांच तक नहीं होती। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना हो, अमृत भारत योजना हो, स्मार्ट सिटी योजना हो, इन सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार के बहुत बड़े मामले और गंभीर मामले सामने आए, पर कार्रवाई अभी तक किसी में नजर नहीं है। नवंबर 2016 को ही नोटबंदी को भ्रष्टाचार, काले धन और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक हमला बताया गया, और 99.3% पुराने नोट बैंकों में वापस लौटाए, जिससे इस फैसले की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए। छोटे व्यापार तबाह हो गए, नकदी की किल्लत से लाखों लोग प्रभावित हुए और अर्थव्यवस्था में मंदी भी आई, क्योंकि लोग खरीद नहीं पा रहे थे, उनके पास नए नोट। 11 सालों में लोकतंत्र में ये जो 4 स्तंभ होते हैं, उनमें से प्रेस और न्यायपालिका पर संकट के बादल भी मंडराते दिखे। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सरकार समर्थक बन गया। एबीपी न्यूज, एनडीटीवी जैसे संस्थानों के उदाहरण बताते हैं कि सरकार आलोचना पसंद नहीं करती। यदि आप ये चाहे, कोई भी मीडिया हाउस आलोचना करेगा, या तो खरीद लिया जाएगा या इसका ट्रांसमिशन रोक दिया जाएगा। चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाओं की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विरोध करने वालों पर गंभीर धाराओं में या देशद्रोह जैसी गंभीर धाराओं का प्रयोग किया जाता है और उन्हें जेल में डाला जाता है। हालांकि कई मामले ऐसे भी निकले जिनमें प्रमाण तक नहीं हो पाया और बाइज्जत बरी हुए। विपक्ष लोकतंत्र का आधार होता है, परंतु पिछले 1 दशक में इसे सिस्टमैटिकली कमजोर किया गया है। विपक्षी नेताओं पर लगातार ईडी, सीबीआई का शिकंजा कसा गया, पर भाजपा में आने पर सारे आरोप गायब हो जाते हैं। कांग्रेस में है भ्रष्टाचारी है, भाजपा आया साफ हो गया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, हर राज्य में यह प्रयोग देखा गया। इससे लोकतंत्र की निष्पक्षता पर गहरा आघात हुआ है। मोदी सरकार की ये उपलब्धि वाकई में सवालों के घेरे में। ईडी, सीबीआई, आईटी, ये जो एजेंसियां हैं अब राजनीतिक हथियार बन गई हैं। चुनावी समय में इनके छापे सामान्य बात हो गई है। एक और विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई होती है, वहीं भाजपा में आते ही वह नेता पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा, एकनाथ शिंदे, ये उदाहरण है कि कैसे जांच एजेंसियों का डर दिखाकर राजनीतिक समीकरण बदले गए, क्योंकि इन नेताओं पर भी कई मामले थे विचाराधीन जिनकी जांच हो सकती थी या हो रही थी, पर जैसे ही ये भाजपा में आए चीजें बदल गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत खोना पड़ा। नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर भी कम हुआ।
यह संकेत है कि अब मोदी लहर लगभग मंदी हो चुकी है। हालांकि सरकार ने कुछ अच्छे कदम भी उठाए, जैसे यूपीआई, तेज सड़कों का निर्माण, आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई, रक्षा क्षेत्र में निवेश, डिजिटल इंडिया आदि। पर आम जनजीवन पर इनका प्रभाव उतना व्यापक नहीं रहा जितना प्रचार किया गया। 11 सालों के बाद मोदी सरकार का मूल्यांकन एक मिश्रित रिपोर्ट कार्ड के समान है। कुछ मोर्चों पर सरकार को सफलता मिली है तो कुछ पर निराशा हाथ लगी है। देश ने तकनीकी और रणनीतिक दृष्टि से कुछ उपलब्धियां अवश्य पाई हैं, पर आम आदमी की जिंदगी कठिन होती गई है। बढ़ती महंगाई, घटती नौकरियां, कमजोर होते संस्थान और लोकतंत्र की सीमित होती परिभाषा, इन सबके बीच सरकार को आत्ममंथन की आवश्यकता है। जनता अब सिर्फ प्रचार से प्रभावित नहीं होती, वह हकीकत के अनुभव से निर्णय लेती है। 2024 का चुनाव इसका प्रमाण है। यदि विपक्ष संगठित हुआ तो 2029 में सत्ता परिवर्तन संभव है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता में मुझे तो कम से कम गिरावट दिख रही है, जिसका नतीजा 2024 के लोकसभा परिणाम है। हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।